हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। और इसको हम लोग ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। एनसीईआरटी में ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसको बच्चियों को बहुत टफ लगता है और वो रोल रटने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज इस टॉपिक को बहुत इजी आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। आज के बाद ये टॉपिक आपको कभी भी भारी तो नहीं लग सकता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, जब भी इस टॉपिक की बात आएगी आप सोचिएगा मैं एक पिक्चर हॉल में गया हूं और एक पिक्चर देख रहा हूं अपने तुम्हारा जो भी सबसे पसंदीदा पिक्चर है वो, जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हम कहेंगे शोले देख रहे हैं, है ना। तो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर देखने में वो जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं ये था स्ट्रक्चरल जीन जो काम कर रहा था और प्रोटीन बना रहा था। स्ट्रक्चरल जीन और वही प्रोटीन, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पिक्चर। तो जो मशीन चल रही थी वो सब स्ट्रक्चरल जीन थी, जो मशीन चल रही थी वो सब की सब स्ट्रक्चरल जीन थी और उसके चलने से हम पिक्चर देख पा रहे थे, पिक्चर फॉर प्रोटीन देख रहे थे। लेकिन उस स्ट्रक्चरल जीन मशीन को कोई ना कोई चला रहा था, कोई ना कोई आदमी था जो उसको हैंडल कर रहा था, उसका नाम था ऑपरेटर। मशीन को ऑपरेटर था, उस जीन को ऑपरेटर जीन कह देंगे। और वो ऑपरेटर बीच बीच में ऑयल्स डाल रहा था मशीन में डिफरेंट पार्ट्स पे, ताकि मशीन स्मूथली काम करता रहे। उसको बोलेंगे प्रोमोटर। वो प्रमोट कर रहा था स्ट्रक्चरल जीन के एक्टिविटी को। लेकिन ये ऑपरेटर ये पिक्चर चलाएगा या बंद करेगा ये डिसाइड कर रहा था उसका ऑनर, जिसको हम लोग क्या नाम रखेंगे, इनहिबिटर। वो जब चाहेगा रोक सकता, मालिक जब चाहेगा ना ऑनर, तब बोलेगा ऑपरेटर को कि आज सिनेमा हॉल को बंद कर दो, इनहिबिट कर दो, रोक दो। तो ये स्टोरी को तुमको अपने पिक्चर को दिमाग में लाना है। एंड दिस इज ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। खत्म हो गया बच्चों, मजा आ गया ना। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बहुत भारी लग रहा होगा। हमसे पूछ के एडमिशन लिए थे बायोलॉजी में? नहीं लिए थे, अपने मन से ले लिए। अब प्रॉब्लम में पड़ गए हो कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। घबराओ नहीं, प्रॉब्लम में जब पड़ गए हो तो उसी का तो नाम है महेश सर, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है महेश सर। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलो हम लोग टॉपिक का नाम लिखेंगे रेगुलेशन, है ना। ये हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन। अच्छा भाई, जैसे हम लोग ये बोलेंगे ना तो तुम्हारे पास दो संभावनाएं आ जाएंगी। पहली, जीन का एक्सप्रेशन यूकैरियोट्स में और जीन का एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। हम लोग यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग इसको रिवाइज कर देते हैं। यूकैरियोट्स में हम लोग क्या कह सकते हैं ना कि एक डीएनए जीन एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है। हम लोग बताए थे कई बार कि डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। तो फाइनली हम लोग कहते हैं इट इज डीएनए व्हिच मेक्स प्रोटीन। डीएनए आरएनए बनाया, आरएनए प्रोटीन बना दिया, डीएनए आरएनए बनाया, आरएनए प्रोटीन बनाया। तो डीएनए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली प्रोटीन को बना रहा था। प्रोटीन बनता कैसे है? तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड के सीक्वेंस के जुड़ने से। इसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉली, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है ना इनके बीच में, हम लोग प्रीवियस क्लास में दिखाए थे। तो एमिनो एसिड के बीच में क्या जुड़ जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बना दो भाई, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इस तरह से बहुत से एमिनो एसिड के जुड़ने से तो जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? जीन का जो एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन है ना, जीन का जो एक्सप्रेशन था बेसिकली ये किसके लिए बना हुआ था? ये रिजल्ट था। ये जीन का जो एक्सप्रेशन होगा इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड का बनना। बच्चों किस चीज का बनना? पॉलीपेप्टाइड का बनना। अच्छा, ये पॉलीपेप्टाइड क्या है? बेसिकली एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड काम
कर रहा था, ये बन गया ये अमीनो एसिड 1, ये अमीनो एसिड नंबर 4। तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस के जुड़ने से प्रोटीन बन जाता है। अब यूकैरियोट्स में इसको रेगुलेट किया गया। किसी भी चीज को हम रेगुलेट करते हैं ना, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, हम रेगुलेट करते हैं, स्पीड अप या स्पीड डाउन करते हैं। घर में गैस जलाते हैं तो वहां भी रेगुलेट करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी तेज करते हैं। यहां भी जीन के एक्सप्रेशंस को, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ जीन होते हैं ना, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके रेगुलेट करते हैं। वो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो इट कैन बी रेगुलेटेड एट वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पे ये रेगुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो पहला चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो क्या क्या वो यूकैरियोट में भाई? डीएनए से क्या बना था? आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो बोलेंगे रेगुलेशन में पहला लेवल था, फर्स्ट लेवल था ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट लेवल वाज, ये था पहला लेवल, फर्स्ट लेवल, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कह दिए थे। याद आ गया? हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं इस पोर्शन का। मेनली हम लोगों का वर्क है आज का ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, जो सबसे टफ पोर्शन माना जाता है। और इधर हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जेनेटिक कोड को देखे, बहुत टफ था, बहुत इजीली तुमको याद हो गया होगा, बहुत मजा आया होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे? हम लोग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन देखे, मतलब ट्रांसलेशन देखे। बहुत टफ पोर्शन, तुमको बहुत मजा आया होगा, मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि मेरे क्लास में हम कोशिश यही करते हैं कि हम खुद समझ लें। मतलब समझ में आ गया ना? अगर हम समझ लिए तो तुमको तो समझा ही देंगे ना। तो हम खुद ही समझते हैं, हर क्लास को खुद समझते हैं, और जब हम समझ जाते हैं तो हम जान जाते हैं कि तुम भी समझ गए। तो बस यही करना होता है कि रटना नहीं है, चीजों को समझना है। प्रोटीन सिंथेसिस जैसी चीज तुम समझ गए, समझते हो इसका मतलब? इसका मतलब है बहुत से लोगों से तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। मेडिकल का जो एग्जाम है ना, और जो तुम्हारा कोर्स है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो ना, बहुत बच्चों से बहुत आगे तुम जा चुके हो। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी तुम्हारा खत्म हो चुका है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हम लोग लास्ट पे पहुंचे हुए हैं। इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक रह गए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस टॉपिक के बाद सिर्फ और 2 टॉपिक रह गए। उसके बाद फिर जो पोर्शंस होते हैं वो बहुत इजी पोर्शन है। स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, इनमें 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत छोटे-छोटे टॉपिक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, है ना। और फाइनली इकोलॉजी, बड़ा सा टॉपिक, 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोलॉजी, 4 चैप्टर और 8 क्वेश्चंस मिनिमम। तो मेडिकल के लिए तुमको जी जान लगा देना है। एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को, तुम्हारे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना है। तो चलो, पहला हम लोग बोले रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स में डीएनए आरएनए बनाया। इस फर्स्ट लेवल को क्या नाम दिया गया था? इसका नाम रखा गया था ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ये जो आरएनए बना था ना, ये आरएनए को हेटेरोजेनस आरएनए कहे थे। क्यों? जरा बताओ तो बच्चों, क्यों? क्योंकि जब ये आरएनए बना तो कुछ काम का, कुछ बिना काम का, कुछ काम का, कुछ बिना काम का। क्योंकि डीएनए का भी पोर्शन ऐसा ही था। जिस डीएनए पे बन रहा था, इस डीएनए में जहां पे ज्यादा पैकिंग हो गई थी वो हेटेरोक्रोमेटिन एरिया था, जहां पे कम पैकिंग हुई थी ये यूक्रोमेटिन एरिया था। फिर जहां पे ज्यादा पैकेजिंग हो गई थी वहां पे उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन। क्योंकि जब उसको कलर किए थे तो ज्यादा कलर को रिटेन कर लिया था, इसीलिए ज्यादा डीप कलर का दिख रहा था माइक्रोस्कोप में। हेटेरो मतलब डिफरेंट, बाकी के पोर्शन से, नॉर्मल पोर्शन से अलग कलर का दिख रहा था, अलग डीप दिख रहा था। हेटेरोक्रोमेटिन एरिया से बनने वाला बिना काम का था आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए बिना काम का था। इस जगह का नाम रख दिए इंट्रॉन। ये बेचारा घुस गया था, इन मतलब अंदर, ये निकलना नहीं चाहेगा, इंट्रॉन। तो पहले हम लोग इस जीन को स्प्लिट जीन कह दिए थे, और इस मैसेंजर आरएनए में 2-2 पोर्शन हो गए, एक काम का, एक बिना काम का। बिना काम वाला पोर्शन का नाम था इंट्रॉन, और काम वाले को तो एक्सॉन कह सकते हैं। काम वाले का नाम रखेंगे एक्सॉन। अब हम लोग क्या करें? सेल क्या किया? सेल दूसरा काम किया। तो पहला हो गया ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल में एचएनआरएनए बना, हेटेरोजेनस आरएनए बना। ये क्लियर हो गया ना? हेटेरोजेनस क्यों बोले? ये अलग है, ये अलग है,
ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग पोर्शन, ओरिजिन वाइज अलग अलग पोर्शन बना, हेट्रोजेनस हो गया। अब दूसरे स्टेज में इसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग लेवल होगा। इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन के बीच में अब हम लोग एंजाइम से इसको कट करना शुरू करेंगे। ये पोर्शन कट किए, ये पोर्शन कट किए और ये पोर्शन कट किए। कट करने के बाद जो काम का पोर्शन था इनको जोड़ते चले गए, इनको जोड़ते चले गए और बिना काम का पोर्शन जो था वो अलग निकल गया, उसको अलग निकाल दिए। इस घटना को स्प्लाइसिंग कहते हैं, रेगुलेशन। तो दूसरा हो गया हम लोग कह देंगे प्रोसेसिंग लेवल। अब हम लोग इसको प्रोसेस किए ना, प्रोसेसिंग लेवल हो गया। इस लेवल का नाम क्या हुआ? प्रोसेसिंग लेवल में क्या किए हम लोग? इंट्रॉन को कट करके बाहर निकाले, एक्सॉन को जोड़ दिए। तो रेगुलेशन और इसको हम लोग कहते हैं स्प्लाइसिंग, है ना। हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक बार रिवाइज कर रहे हैं। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग मतलब काटना और ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग जब इसको काट दिए ना तो इसको बोलेंगे और ट्रांसपोर्ट करके हम लोग प्रोसेसिंग लेवल के बाद अब हेटेरोजेनस आरएनए काम करने वाला आरएनए बन गया, इसका नाम रखेंगे अब हम लोग फंक्शनल आरएनए। अब ये क्या बन गया? फंक्शनल आरएनए बन चुका है। बच्चों क्या बन गया? काम करने वाला बन चुका है। अब ये काम करेगा। लेकिन इतनी सारी घटनाएं कहां पे हो रही हैं? तुमको याद है ना कहां पे हो रही हैं? इतनी सारी घटनाएं, ये सेल था और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से बना आरएनए। अब तो आरएनए को बाहर निकलना है, क्योंकि आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन तो बनेगा राइबोसोम्स के साइड पे। ये आएगा और जुड़ेगा। कहां बनेगा? ये राइबोसोम्स के पास पहुंचेगा। कौन? आरएनए। इस आरएनए का नाम है मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए का नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए का नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। तो अब चलो भाई मैसेंजर आरएनए के पास, अब चलते हैं मैसेंजर आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए बना तो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट होके इसको बाहर आना है। कहां आना है? इनसाइड साइटोप्लाज्म। तो तीसरा लेवल क्या होगा? प्रोसेसिंग लेवल के बाद क्या होगा? प्रोसेसिंग लेवल के बाद ये ट्रांसपोर्ट होके एमआरएनए आएगा इनटू साइटोप्लाज्म। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट। तो देखते जाओ हम लोग क्या क्या बताते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए। कहां से कहां भाई? अपने घर से ससुराल, अपने घर से ससुराल। ये एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर इसका घर था, अब चला काम करने के लिए। तो ये निकल के आ गया एमआरएनए। कहां से? फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। कहां से कहां आ गया? मालूम हो गया हम लोगों को। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ गया भाई। अब एक काम खत्म हो गया। अब क्या होगा जरा सोचो तो। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये क्या करेगा? अब फाइनली ये राइबोसोम्स के टुकड़े से लगेगा और अब फिर दूसरा आरएनए आएगा, ट्रांसफर आरएनए, और प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन के बनाने को लास्ट लेवल हम लोग कह देंगे ट्रांसलेशन होगा। अब क्या होने लगेगा? ट्रांसलेशन लेवल। तो ये था यूकैरियोट्स। हम लोग पढ़े हुए थे, ये हम लोग पढ़े हुए थे। यहां तक कोई नई बात तुमको नहीं बताया है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो यहां पर रिपीट करना हमें जरूरी था। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन दिया हुआ था और उसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों छोटे छोटे टॉपिक दिए गए थे। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में यहां तक हम लोग पढ़े ऑफ यूकैरियोट्स। अब हम लोग आएंगे प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या होता है हमें बताने की अब शायद जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग बता चुके हैं ना कि बैक्टीरिया सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट शब्द का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल्स की हम लोग बात कर रहे थे। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या बताया थे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं होगा। पहली बात, क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। तीसरी बात, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। और चौथी बात,
प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम हमेशा और हमेशा 70s टाइप का ही होगा। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग किसको देखते हैं? हम लोग इसके एग्जाम्पल के रूप में बैक्टीरिया को देखते हैं। तो बैक्टीरिया इज अ सोल एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहां भी हमको पढ़ना है रेगुलेशन, है ना? तो यहां पे पहले दो साइंटिस्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट था, और इस रेगुलेशन को हम लोग लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। लैक LAC ऑपेरॉन। अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे प्रोसेसिंग के बारे में जो एलुसिडेट किए, जो बहुत विस्तार से बताया है ना, उनका नाम जान लो पहले। फ्रैंकोइस जैकब एक जेनेटिसिस्ट थे, है ना? वो जेनेटिसिस्ट थे, मतलब जेनेटिक्स पे काम करने वाले साइंटिस्ट थे। उनके साथ एक बायोकेमिस्ट मिल गया। अभी भी तुम देखना बायोलॉजी पढ़ाने में बहुत से बायोटेक्नोलॉजी वाले या बायोकेमिस्ट लोग भी आ जाते हैं, और वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो बायोकेमिस्ट का मतलब होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का इसमें मिश्रण है। इसमें क्या है, हम लोग जिस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं उसका केमिकल नेचर कैसा, वो बायोकेमिकल वाले ही बता पाएंगे, है ना? बायोकेमिकल नेचर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताए, जैक्वे मोनोड नामक साइंटिस्ट वो थे बायोकेमिस्ट, है ना? तो दो साइंटिस्ट का काम हम लोग शुरू करते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, जो तुमको बहुत टफ लग रहा होगा एनसीईआरटी में, डोंट वरी। अब अगले 15-20 मिनट की कहानी है, ये टफ लगना इस 20-25 मिनट के बाद ये टफ नहीं रहेगा, ये टफ नहीं रहेगा। दोस्त दोस्त ना रहा है गाना, है ना? उसी तरह ब्रो ये तुम्हारे जेब पे रहेगा, थोड़े देर की बात है, खाली कंसंट्रेट करना है, जरा देखते जाना है। पहले साइंटिस्ट का नाम बताए, क्या नाम बताए? फ्रैंकोइस जैकब। साइंटिस्ट का नाम लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है फ्रैंकोइस जैकब ना। क्या क्या नाम बोले हम लोग? फ्रैंकोइस हम लोग नाम बता रहे थे, जैकब नामक साइंटिस्ट थे एक। ये तो कैसे साइंटिस्ट थे, इनके बारे में क्या बताएं? ये तो बायोलॉजिस्ट थे, ये जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, और दूसरे थे जैक्वे, है ना? जैक्वे मोनोड, हम लोग जैक्वे मोनोड, है ना? जैक्वे मोनोड, ये दोनों मिलके काम किए। जैकब एंड मोनोड, हम लोग इतना नाम नहीं याद रखेंगे, हमारे एग्जाम पे रहेगा जैकब एंड मोनोड। जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें ये दो नाम रहेगा, जैकब एंड मोनोड नामक साइंटिस्ट प्रोकैरियोटिक में ऑपरेन कॉन्सेप्ट के बारे में एक एक करके बता रहे थे। और इस ऑपरेन का नाम था लैक ऑपेरॉन। हम लोग कई और ऑपरेन का नाम तो लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे लैक ऑपेरॉन। लैक मतलब होता है लैक्टिक एसिड। ऑपेरॉन वर्ड को समझने के लिए अब हम यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक डीएनए का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस प्रोकैरियोटिक डीएनए के स्ट्रक्चर में एक एरिया हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं, और पहला एरिया यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा यहाँ लिखते हैं, तीसरा यहाँ लिखते हैं, और डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दिए। चलो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके कुछ बातें। पहले हम लोग पहला ब्लॉक बनाए, इसका नाम लिखते हैं पी का मतलब होता है प्रोमोटर। पी का मतलब होगा प्रोमोटर, यहाँ पे लिखते जाएंगे हम लोग। पी का मतलब होगा प्रोमोटर, नहीं प्रमोट करने वाला जीन। एक उसके डीएनए में एक प्रमोट करने वाला, ये हम प्रोकैरियोटिक एक बैक्टीरिया का एक थ्रेड निकाले डीएनए का, और उस डीएनए में कौन कौन सा जीन मिल रहा था, ये सब बातें फ्रैंकोइस और हम लोग क्या नाम बताए, फ्रैंकोइस, है ना? और फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्वे मोनोड, तुमको इतना ही नाम याद रखना, जैकब और मोनोड नामक साइंटिस्ट ये पूरी बात बता रहे हैं। और इसको हम लोग अभी पिक्चर से कोरिलेट करेंगे, कभी नहीं भूलोगे ये ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, कभी नहीं भूलोगे। आज तुम्हारे लिए ये लास्ट दिन है कि तुम इसको भूलते हो। आज तुम्हारे लिए ये अंतिम दिन है कि तुम ऑपरेशन कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, नहीं समझ में आता। टुडे इज द लास्ट डे। अभी के 15-20 मिनट बाद, 15 मिनट आधे घंटे के बाद तुम मस्त हो जाओगे कि सर क्या बताए आप, है ना? क्योंकि उसके बाद तुम भूलोगे ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग
पी लिखे, उसके बाद यहां पे लिखते हैं आई। आई शब्द का मतलब होगा इनहिबिटर जीन। इनहिबिटर हम सबका मीनिंग बताएंगे, पहले सबके बारे में थोड़ा बता दें। इनहिबिटर जीन, आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर जीन। तो अब तक क्या क्या हो गया, तुम्हारे एंड से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए हम लोग, तुम्हारे एंड से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए। पी के बाद लिखे हैं आई, और आई के बाद फिर लिखते हैं एक छोटा पी, मतलब यहाँ पे पी हो गया, पी फिर वही होगा, और उसके बाद लिखे हैं ऑपरेटर ओ। ओ स्टैंड फॉर पी, दोनों जगह लिखे हैं, मतलब उसके बारे में बताएंगे। दोनों ही पी प्रोमोटर है, दोनों ही पी प्रोमोटर है। उसके बाद लिखिए ओ, ओ के बारे में लिखिए यही है ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर है, यही सिनेमा को चलाएगा, पिक्चर को चलाएगा, ऑपरेटर है। उसके बाद ऑपरेटर के बाद Z और Y और A ऐसे 3 लेटर्स लिखे हुए होंगे एनसीईआरटी में। हमको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। राइट हैंड साइड में अल्फाबेटिकली फर्स्ट लेटर लिख देना। ऑपरेटर के बाद 3 काम करने वाले जीन हैं जो किसी न किसी चीज को बनाएंगे, और वो जो बनाने जा रहे हैं वो एमिनो एसिड्स बनाएंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे, वो एंजाइम बना सकते हैं। तो ये 3 जीन का नाम है। ऑपरेटर के बाद ये तीनों जीन मिले। ऑपरेटर मशीन के 3 पार्ट थे, तीनों एक साथ काम करते हैं, मिलके काम कर रहे थे, जिनका नाम रखे ZYA। दाहिने तरफ तुम्हारा लास्ट जीन दाईं तरफ A होगा, तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में अल्फाबेटिकली XYZ, ये भी लास्ट लेटर था। तो फर्स्ट लेटर दाहिनी तरफ, लास्ट लेटर बाईं तरफ। याद रखना, फर्स्ट लेटर दाहिनी तरफ तुम्हारे दाहिनी तरफ, और लास्ट लेटर Z बाईं तरफ, और बीच में हम लोग Y भैया को याद रखेंगे। मेल का सिंबल होता है ना, मेल भैया, बीच में Y, XY क्रोमोसोम से याद रखना। तो A जीन, Z जीन, Y जीन, इन तीनों को मिला के नाम रखेंगे। किसको बोले, ZYA। ये सब मिलके हो गए स्ट्रक्चरल जीन। चलो भाई चलो, अब तुमको मजा आएगा। स्ट्रक्चरल जीन, तो यहां पे कुछ जीन का नाम बता दिए हम लोग। क्या क्या नाम बताया जरा फिर से देखो। ये ऑपेरल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये ऑपेरल शब्द कैसे बना, एक था ऑपरेटर जीन, एक था प्रोमोटर जीन। इस पूरे सिस्टम को ये दोनों मिलके ऑन या ऑफ करता है। प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर जीन क्या करता है, वो मशीन चला रहा था, वो पिक्चर हॉल का ऑपरेटर है। ये जब एक्टिव होगा तो इन तीनों मशीन को चलाएगा। मशीन तीनों चलेगी तो तुम पिक्चर हॉल में बैठोगे और पिक्चर तुमको दिखाई देगा। लेकिन ये अगर जब चाहे मशीन को बंद कर सकता है। तो इसका नाम है ऑपरेटर। इसका नाम क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम है स्ट्रक्चरल जीन के काम को रेगुलेट करना, क्योंकि टॉपिक ही है रेगुलेशन ऑफ। क्या है टॉपिक का नाम, रेगुलेशन ऑफ, बोलो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये रेगुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। और किसमें पढ़ रहे हैं, अब प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। यूकैरियोट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन इन प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। पहला, अब हम लोग जीन को सीक्वेंस में, एक डीएनए में बहुत से जीन थे भैया, बहुत से जीन थे ना, इनको सीक्वेंस में देख रहे थे, इनको हम लोग सीक्वेंस में देख रहे थे। तुम लोग अपने अपने हिसाब से सोचो कौन सी पिक्चर देख रहे हो। मैं तो शोले देख रहा हूं, मैं तो अपने जमाने की पिक्चर देख रहा हूं। लेकिन शोले आज के जमाने में भी अगर तुम लोग को देखोगे तो तुम लोग को भी उतना ही मजा आएगा जितना हम लोगों को आया था। तो ये था एक पिक्चर के बारे में स्टोरी। ये पिक्चर जब चलेगी, ZYA मशीन जब चलेगा तो गब्बर सिंह घोड़ा पे दौड़ते हुए आएगा। लेकिन ऑपरेटर लाइन काट दिया, मशीन ऐसे कर दिया तो चलते चलते घोड़ा वहीं रुक जाएगा, तुम्हारी पिक्चर वहीं रुक जाएगी। तो ऑपरेटर का काम क्या है, ऑपरेटर जीन का काम स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करना। स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करना किसका काम था, ऑपरेटर जीन का। लेकिन ऑपरेटर क्या करता था, बीच बीच में ऑयलिंग करता था। इस मशीन में तेल डाल दिया, उस मशीन में तेल डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। क्यों, क्योंकि तुम जब पिक्चर देख रहे हो वो स्मूथली फंक्शन करता रहे।
उस जीन का नाम था प्रोमोटर। प्रोमोटर जीन का काम है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन को के काम में हेल्प करना। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन प्रोमोटर जीन इज रिक्वायर्ड। कौन सा जीन इज रिक्वायर्ड? प्रोमोटर जीन इज रिक्वायर्ड। प्रोमोटर जीन की जरूरत है। यहां तक क्लियर हो गया? प्रोमोटर जीन अब है, इसके बगल में इसका मालिक है, ऑनर है। ऑनर का नाम है इनहिबिटर जीन। ऑनर का नाम क्या है? इनहिबिटर जीन। इनहिबिट मतलब क्या होता है? इनहिबिट शब्द का मतलब होता है रोकना। कोई चीज बढ़ रहा था उसको रोक दो, उसका ग्रोथ। इनहिबिट कर दिया, रुक गया। गाड़ी जा रही है, रोक दी, इनहिबिट कर दी। इनहिबिट शब्द का मतलब होता है रोकना। तो ये इसका ऑनर है, मालिक है पिक्चर का। ये जब इसका मन करेगा ये बोलेगा ऑपरेटर को आज पिक्चर हॉल को बंद कर दो, तो तुम चाह के पैसा रख के भी तुम पिक्चर आज नहीं देख पाओगे। आज का शो बंद हो गया। आज बड़ा सा बोर्ड लग गया हॉल में कि टुडे देयर विल बी नो शो बिकॉज ऑफ सम रीजन। कुछ भी दे देगा तो हम लोग वहां से वापस आ जाएंगे। इसका मतलब मालिक क्या किया, ऑनर क्या किया भाई? ये तो इनहिबिट कर दिया ना, पिक्चर के चलने को रोक दिया ना। कौन? इनहिबिटर। इसीलिए मालिक बड़ा गंदा है भाई, पिक्चर को रोक देता है। ऑनर इज नॉट ए गुड पर्सन। लेकिन ऑनर भी ऐसा वैसा नहीं है। ऑनर हमेशा नहीं रोकता भाई। ये तो 365 डेज में 362 डेज तो पिक्चर चलने देता है। कभी कभी उसके घर में उसकी लड़की की शादी होती है। इसकी शादी होती है भाई। किसकी? इसकी लड़की है, इसकी बेटी है। इसकी बेटी का नाम लिख देते हैं भाई। इसकी बेटी का नाम है कैटरीना। कैटरीना, अरे मजा आ गया, तुम लोग को मजा आ गया होगा। इसकी बेटी का नाम है कैटरीना। कैटरीना की शादी हो जाएगी तो तुम लोग बड़े मायूस हो जाओगे। क्या? जब तक शादी नहीं है तब तक तुम लोग बहुत खुश होंगे। तो कैटरीना की शादी है। किसकी बेटी है? इनहिबिटर जीन की बेटी है। कौन? कैटरीना। अब जब कैटरीना की जिस दिन शादी तय होती है, शाहरुख खान से तो नहीं होती है। तुम बोलोगे सर शाहरुख खान से तो कोई मतलब भी नहीं है। हमको भी पता है, मतलब है सलमान खान से। अब सलमान खान से भी नहीं हो रही, किसी और से हो रही है भैया। अब देखो क्या था, पिक्चर का सीन देखो क्या था। और इस पिक्चर के बाद तुमसे पूछेंगे ये मेरी बनाई हुई पिक्चर तुमको कैसी लगी? इसके डायरेक्टर महेश सर। तो देखो महेश सर के डायरेक्टर में जो पिक्चर बन रही है ये सुपर डुपर हिट होने वाली है, क्योंकि तुमको ऑपरेंट समझ में आ गया। तो देखो क्या बताया, इनहिबिटर के घर में उसकी बेटी कैटरीना की शादी होने वाली है। शादी के 2 दिन पहले ये अपने ऑपरेटर को बोलता है, ऑपरेटर तुम सिनेमा हॉल में एक बोर्ड लगा देना कि ऑन 25th and 26th there will be vacation or there cinema hall will remain closed for some unavoidable reason। और ये लगा के तुम चले आना कहां पे? अपने घर पे। मतलब ये एक प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम है रिप्रेसर। आई जीन, इनहिबिटर जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसको कहते हैं रिप्रेसर। क्या नाम है उसका? रिप्रेसर। रिप्रेसर शब्द का भी मतलब होता है रिप्रेस करना, रोक देना। एक ही बात हो गई। ये आई जीन एक क्या बना सकता है? एक रिप्रेसर बनाता है। मतलब मैसेंजर आरएनए जो बनेगा उसमें रिप्रेसर बन जाएगा। रिप्रेसर अब 2 फॉर्म में है भैया। ये एक्टिव, शादी हो रही है तो एक्टिव कहेंगे। और जब शादी हो जाएगी और कैटरीना ससुराल चली जाएगी, सबसे ज्यादा दुख तुम लोग को होगा। तो कैटरीना ससुराल जाएगी तो घर की एक्टिविटी तो खत्म हो जाएगी, नॉन एक्टिव सिचुएशन हो जाएगा। तो इसके घर में 25th को शादी है, 26th के शाम को वो जा रही है, विदाई होगी। 27 से घर पूरा नॉन एक्टिव हो जाएगा, कोई काम ही नहीं होगा। बारात भी चला गया, विदाई भी होगी, लड़की भी चली गई, और जितने गेस्ट थे ना इंक्लूडिंग सलमान खान वो भी चलेगा, इंक्लूडिंग सलमान खान वो भी चलेगा। तो जरा सोचना है तो अच्छे से समझो, कुछ नहीं है, बड़ा मजा आएगा। कुछ भी नहीं है ऑपरेंट कॉन्सेप्ट में। और देखो फिर हम अगले 10 मिनट के बाद आपसे पूछेंगे कि क्या ऑपरेंट में कुछ था? तुम्हारा जवाब भी यही होगा जो मैं दे रहा हूं, नहीं सर ये तो कुछ भी नहीं था। तो जरा सोचो, इनहिबिटर की बेटी का नाम क्या बताएं? इनहिबिटर जीन की लड़की का नाम है कैटरीना। और कैटरीना अगर शादी कर रही है तो ये वहां पे एक्टिव स्टेट होगा उनके घर का। अगर एक्टिव स्टेट होगा
तो ऑपरेटर को घर पे बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा? तो यस तुम बोलोगे यस सर। अब तो एक्टिव स्टेट होगा तो ऑपरेटर को जरा घर में काम है, बहुत सा काम है भाई घर पे, है ना। तो बारातियों का स्वागत करना है, उनके लिए सामान लाना है, बहुत सा अरेंजमेंट होता है, फूल वाले को बोलना है, बहुत सा काम होता है शादियों में। तो ऑपरेटर को घर में बुला लेना होगा। अब ऑपरेटर यहाँ पे बंद करके आएगा ना, पिक्चर हॉल को बंद करके आएगा। तो ऑपरेटर, अब बताओ, अगर रिप्रेसर एक्टिव है तो ऑपरेटर का मेन काम क्या था? ऑपरेटर को पैसा दिया जाता था इस मशीन को चलाने के लिए, स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये ऑपरेटर का मेन काम क्या था? इस इनके चीजों को स्विच ऑन करने का काम था ना। ये जो स्विच है मशीन चलाने वाला, इसको ऑन करने का काम था, है कि नहीं? तो ऑपरेटर का मेन काम था उन स्विचों को ऑन करना जिससे मशीन चलेगी। अब तो वो घर पे आ गया है, तो ये स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, सबका तुम्हारा आंसर क्लियर हो गया। अगर ऑपरेटर घर पे है तो दैट स्विच इज ऑफ, दैट स्विच इज ऑफ। मतलब अब हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटर बिकम इनएक्टिव, यही ना बोलेंगे, ऑपरेटर इनएक्टिव हो गया। किसके लिए? सिनेमा हॉल वालों के लिए। सिनेमा हॉल में जो लोग बच्चे, तुम लोग जो पिक्चर देखने जा रहे थे, तुम्हारे लिए ये इनएक्टिव हो गया। तो व्हेन रिप्रेसर इज एक्टिव, मतलब जब कैटरीना की शादी हो रही है, ऑपरेटर बिकम इनएक्टिव। किसके लिए? इसके लिए, इन पिक्चर वालों के लिए। हालांकि वो घर में काम कर रहा है, लेकिन घर में काम करने के लिए थोड़ी इसको सैलरी मिल रही थी, इसको तो सैलरी मिल रही थी पिक्चर चलाने के लिए। मतलब इट इज, ऑपरेटर इज मेंट फॉर, ये क्यों शब्द ही नहीं बनता? ऑपरेटर क्यों बना शब्द? क्योंकि वो ऑपरेट करता था मशीन को। तो ऑपरेटर यहाँ पे स्विच ऑफ कंडीशन में है। अगर इसका मतलब जान गए, इफ रिप्रेसर इज एक्टिव देन ऑपरेटर बिकम इनएक्टिव। इसका मतलब ऑपरेटर बिकम इनएक्टिव। इसका मतलब द कंडीशन इज स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्ट्रक्चरल जीन इज नॉन फंक्शनिंग। कोई स्ट्रक्चरल जीन काम नहीं कर रहा होगा। अब बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है? मेरे ख्याल से अब तक कोई डाउट नहीं होगा, अब तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं इन तीनों जीन के बारे में। इन तीनों जीन पे आते हैं, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ए क्या बनाता है? ये जब ये था डीएनए, ये बनाएगा एमआरएनए। पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, और वो मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन बनाएगा, और वो एंजाइम भी बना सकता है। तो ए से बनने वाले एंजाइम का नाम था परमिएज। परमिएज, चलो हम लोग अभी सबका नाम बताएंगे। ए से क्या बना? परमिएज, मतलब परमिट करने वाला। नहीं, अब हम लोग इसके बारे में और बताएंगे। अभी घबराना नहीं, ये नाम भारी लग रहा, नाम भारी ऐसे ही नहीं लगेगा, अभी तो थोड़ी कहानी बाकी है। आधी पिक्चर तुम लोग अभी देखे हो, आधी कहानी बाकी है। अब चलो, वाई भी कुछ ना कुछ बनाएगा, वाई भी कुछ ना कुछ बनाएगा, क्योंकि सब एक्स, जेड, वाई और ए कैसे जीन है। ए परमिएज बनाएगा, वाई भी कुछ ना कुछ बनाएगा, और जेड भी कुछ ना कुछ बनाएगा, है ना। तो वाई क्या बनाएगा जरा वो देखते हैं, और Z क्या बनाएगा जरा वो देखते हैं। तो A बनाया ट्रांस एसिटिलेज, नहीं, A बनाया ट्रांस एसिटिलेज, A बनाया ट्रांस एसिटिलेज, और ये बनाया A, ठीक। A को इधर कर दो। Y बनाया परमिएज, और Z बनाया, अब Z की बारी आ गई। गैलेक्टोसाइडेज, क्या बनाएगा ये? गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। कौन बनाएगा? Z बनाएगा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये नाम तुमको भारी लग रहा होगा अभी तुरंत, अभी हम ये नाम तुमको बहुत आसान लगेगा। गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। ये तीनों नाम में देखो एंड में क्या लिखा हुआ है, सबके नाम के लास्ट में ASE लिखा हुआ है। तुमको टेक्निक बताया था ना, ASE जब लगा रहता है समझ जाना ये एंजाइम है। एंजाइम का टाइटल जैसे तुम लोगों का टाइटल होगा, बंगाली लोग होंगे तो सेनगुप्ता होगा, नहीं घोष होगा, और अगर यूपी वाले लोग होंगे तो ब्राह्मण होंगे, तो त्रिपाठी जी होंगे, चतुर्वेदी जी होंगे, ऐसे अलग अलग टाइटल्स होते हैं ना। टाइटल देख के तुमको समझ में आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे इज ए टाइटल ऑफ एंजाइम, तो इसका मतलब, और
एंजाइम बेसिकली क्या होता है तुमको पता है, प्रोटीन है। तो एक डीएनए का पोर्शन पहले एक आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया और वो प्रोटीन में कन्वर्ट किया। और ऑल एंजाइम्स और दुनिया के सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन होते हैं। वो कल वाले क्लास में हम लोग बनाए थे। तो एक छोटा सा यहाँ पे बना हम देते हैं, तुमको हमेशा के लिए याद रखना है। डीएनए से बनता है आरएनए, इसका नाम रखें मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये क्या बनाता है, ये जाता है राइबोसोम से अटैच हो जाता है और फाइनली ये प्रोटीन बना देता है, ये प्रोटीन बना देता है। और दुनिया के सारे एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स क्या हैं, तो तुम बोलोगे ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन। मतलब डीएनए सारे एंजाइम्स को बनाता है, इनडायरेक्टली डीएनए सारे एंजाइम्स को बनाता है, क्योंकि डीएनए बनाया मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाया प्रोटीन। और दुनिया के सारे एंजाइम प्रोटीन है, कोई ऐसा एंजाइम नहीं जो प्रोटीन नहीं है। तो डीएनए एंजाइम बनाया हुआ ना इनडायरेक्टली। अब हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम लोग आ गए, ये 3 एंजाइम का नाम था ट्रांस एसिटिलेज, ट्रांस एसिटिलेज, LASE, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का नाम था। दूसरे एंजाइम का नाम था परमिएज और तीसरे एंजाइम का नाम था गैलेक्टोसाइडेज। देखो क्या क्या नाम बताए, पहले एंजाइम का नाम बताए परमिएज, दूसरे का नाम बोले गैलेक्टोसाइडेज और एक का नाम क्या बताए, ट्रांस एसिटिलेज। तो ट्रांस एसिटिलेज, परमिएज एंड गैलेक्टोसाइडेज 10 बार बोलो। ए से बना ट्रांस एसिटिलेज, वाई से बना परमिएज, जेड से बना गैलेक्टोसाइडेज। पूरा इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। पूरा नाम क्या है इसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। चलो ये 3 नाम थोड़ी देर के लिए याद करो, थोड़ी देर के लिए याद करो, अभी इसके बाद याद नहीं करना पड़ेगा। ए जीन कौन सा एंजाइम बनाया, ए फॉर एसिटिलेज, ए फॉर एसिटिलेज, ट्रांसफर होगा, एसिटिलेज के ट्रांसफर करने में मदद करेगा ट्रांस एसिटिलेज। वाई क्या बनाया, परमिट किया, परमिएज परमिट करेगा, कुछ चीजों को अंदर आने देगा। बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। और जेड क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम बनाया। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम लोग एक रिप्रेसर की बात कर रहे थे। ये आई एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता था जो 2 फॉर्म में था, या तो एक्टिव होगा या नॉन एक्टिव होगा। नहीं, ये 2 फॉर्म में मिलेगा, आइदर एक्टिव और नॉन एक्टिव। हम लोग कहानी से इसको कोरिलेट किए। अगर रिप्रेसर एक्टिव होगा, अगर रिप्रेसर एक्टिव होगा तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ऑपरेटर इनएक्टिव हो जाएगा उनके लिए, और पूरी मशीन बंद हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगा। अब 25 को शादी हुई कैटरीना की और 26 को इसकी विदाई हो गई। 27 को रिप्रेसर एक्टिव रहा कि नहीं रहा, घर में बोलेंगे नहीं, अब यहाँ नॉन एक्टिविटी हो गई, सब लोग चले गए, कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। ऑनर अपने ऑपरेटर को बोले जाओ और फिर से पिक्चर चलाओ, 27 से पिक्चर चलनी चाहिए। 27 को ऑपरेटर बिकम, रिप्रेसर बिकम नॉन एक्टिव, नहीं रिप्रेसर बिकम नॉन एक्टिव, सो ऑपरेटर बिकम एक्टिव, ऑपरेटर बिकम एक्टिव, ऑपरेटर बिकम एक्टिव, ऑपरेटर बिकम एक्टिव। तो यू आर सीइंग द मूवी, ऑपरेटर बिकम एक्टिव मीनिंग बाय यू आर वाचिंग द मूवी, यू आर सीइंग द मूवी। मैं भी शोले देख रहा हूं और तुम लोग भी देखो, मन लाइक मूवी। लेकिन पूरी बात समझ में आने के बाद एक दो खास बात, ये पूरी घटना कहां हो रही थी, ये पूरी घटना बैक्टीरियल सेल के अंदर हो रही थी। कहां हो रही थी ये पूरी घटना, बैक्टीरियल सेल के अंदर हो रही थी। अब हम लोग यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं और समझते हैं, ये पूरी घटना बैक्टीरियल सेल के अंदर थी। बैक्टीरिया में कर्डिंग को जरा समझा रहे थे, है ना, बैक्टीरिया में कर्डिंग को समझा रहे थे। एक बैक्टीरियल सेल को ले लिए, एक बैक्टीरियल सेल को ले लिए भाई, ठीक है। ये जो कहानी थी उसको अब समझना है। बैक्टीरिया को हमको याद रखो, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं, एक बड़े से बर्तन में, कंटेनर में दूध ले लेते हैं और थोड़ा सा हाफ चम्मच, उससे भी कम थोड़ा सा कंटेन ऑफ दही, कर्ड डाल देते हैं। इस कर्डिंग को दही जमाने के लिए हम लोग उस शुरू को स्टार्टर कहते हैं। वो जो दही लिए ना उसमें बहुत से बेसिलस बैक्टीरिया थे और दूध में उसको मिला दिए, अच्छे से मिला दिए, दूध में अच्छे से मिला दिए। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात जरा समझना, ये जो हम लोग दही मिलाए ना, ये दही का मिलाना
इनोक्यूलेटर भी कहलाता है और स्टार्टर भी कहलाता है, इसको स्टार्टर भी कहते हैं। अब हम लोग दूध में कंटेनर था, पूरा मिल्क भरा हुआ था। तुमको पता है मिल्क में लैक्टोज शुगर पाया जाता है। मिल्क में क्या मिलता है भाई? मिल्क कंटेन लैक्टोज शुगर। ये तो पता है सबको पता है, कोई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं पता है। लैक्टोज शुगर के बारे में जान लो। ये डाइसैकेराइड होता है। डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब शक्कर। डाइसैकेराइड होता है भाई, नहीं मतलब ये सैकेराइड शक्कर शब्द से बना है, शक्कर मतलब शुगर, है ना। तो डाई मींस टू। लैक्टोज शुगर में दो मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज, दूसरा गैलेक्टोज। थोड़ी सी बात इसके बारे में बता दें हम आपको। दूध का लैक्टोज शुगर को कटिंग के समय बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और दही क्या है? लैक्टिक एसिड है। दही के कंटेंट में, दही थोड़ा सा छोड़ दो तो खट्टा हो जाएगा, और खट्टी चीजें एसिडिक होती हैं, तुमको पता है। तो कटिंग ऑफ मिल्क के प्रोसेस को जरा समझ रहे थे, क्या क्या हुआ वो 3 एंजाइम के बारे में बताते हैं हम लोग। अब आ जाओ, उस दूध में दही को डाल दिया। दही दूध में थोड़ा जब दही डाले तो बेसिकली क्या डाले? बैक्टीरिया डाल दिए, बैक्टीरिया डाल दिए। अब आ जाओ, ये लैक्टोज शुगर उसके बाहर था, लैक्टोज शुगर उसके बाहर था। कहां था? बाहर दूध में तैर रहा था। अब परमिएज एंजाइम से शुरू करो। परमिएज एंजाइम इस लैक्टोज शुगर को परमिट करेगा, अंदर आने के लिए देगा। कौन? परमिएज नहीं। और आते ही अब अंदर जब आएगा तब यहां पे गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इसको तोड़ देगा। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज शुगर को तोड़ेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इस पे कौन काम किया? तो ये दूसरा एंजाइम काम किया। और जब प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड में ट्रांस एसिटिलेज भी काम करेगा। जब ये प्रोटीन बनाना शुरू करेगा तो उस समय अमीनो एसिड के ट्रांसफर में ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम जो बना था वो काम करेगा। ये समझ में आ गया? तो P यहां पे जो वर्ड लिखे थे हम लोग, Y जीन मेक्स परमिएज एंजाइम। परमिएज किसको परमिट किया? लैक्टोज शुगर को अंदर आने में परमिट कर दिया, लाने को अलाउ किया, हेल्प किया। परमिएज 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 का काम हो गया परमिट करना। लैक्टोज चूंकि डाइसैकेराइड था, इसको तोड़ने के लिए गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम जो बना था वो एक्ट किया। तो लैक्टोज शुगर टूट गया इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज एंड बाय कौन तोड़ा भाई? गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम जो बना था किसके द्वारा? Y जीन के द्वारा। तो ये पूरा जो प्रोसेस हम लोग देखे, दिस वाज, हम लोग अब अल्टीमेटली इसको कंट्रोल करेंगे, मतलब पूरे सिस्टम को समझाएंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन में प्रोमोटर, हम लोग ये ऑपरेंट कॉन्सेप्ट देख रहे थे। ऑपरेंट वर्ड कैसे आया? ऑपरेटर प्रोमोटर स्विच इज ऑन एंड ऑफ ऑपेरॉन। ऑपरेटर प्रोमोटर स्विच इज ऑन एंड ऑफ इज कॉल्ड ऑपेरॉन। ये कॉन्सेप्ट कौन दिए? जैकब एंड मोनोड नामक साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में एक प्रोमोटर जीन, अब प्रोमोटर जीन का लोकेशन पूछ सकता है। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये इनहिबिटर जीन के किसी भी साइड हो सकता है, एनी साइड। इट मे बी प्रेजेंट ऑन लेफ्ट और इट मे बी प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ इनहिबिटर जीन। इनहिबिटर जीन के किसी भी साइड हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहली बात जान गए, सारे जीन का नाम जान गए। P स्टैंड फॉर प्रोमोटर जीन, I स्टैंड फॉर इनहिबिटर जीन, O फॉर ऑपरेटर जीन, Z, Y and A are what? They are structural gene. अब आ जाओ, काम क्या होगा? All structural genes are meant to produce some kind of enzyme or protein. Operator gene control the activity of structural gene. Operator gene इन तीनों की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था, तब तुम पिक्चर देख रहे थे। और ऑपरेटर जीन को कौन कंट्रोल कर रहा था? ऑपरेटर जीन को उसका ऑनर कंट्रोल करेगा, लेकिन ऑपरेटर जीन तो ऑयलिंग कर रहा था, प्रमोट कर रहा था, मशीन को अच्छे से चलने दे रहा था।
तो रेगुलेशन, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखे, इसमें लैक्टोज शुगर का इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए इसका नाम रखे थे हम लोग लैक ऑपेरॉन। देखो कहीं पे लिखे थे लैक फॉर लैक्टोज शुगर, लैक फॉर लैक्टोज शुगर, तो ये लैक ऑपरेंट कहला गया, ये लैक ऑपरेंट कहलाया। लैक्टोज शुगर से ये गाइड हो रहा था, इसीलिए इसका नाम रखे थे लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। इसी तरह के और भी ऑपरेंट होते हैं। अब यहाँ पे लैक ऑपरेंट में रिप्रेसर रोकता था। रिप्रेसर का काम क्या था? रोकने का काम था, इसीलिए इसको नेगेटिव कंट्रोल भी कहा गया, नेगेटिव रेगुलेशन कहा गया। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन? पंखा जब कम करोगे ना, इसको नेगेटिव बोलेंगे, और जब बढ़ाओगे तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे हम लोग। तो दो तरह के रेगुलेशन होंगे, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। हम रेगुलेटर से बढ़ा रहे हैं, ये पॉजिटिव काम हो रहा है, हम रेगुलेटर से कम कर रहे हैं, ये नेगेटिव काम हो रहा है। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेसर इज व्हाट काइंड ऑफ रेगुलेशन? दिस इज नेगेटिव रेगुलेशन। इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे, क्योंकि ये समझ में आ गया ना, नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोले, ये समझ में आ गया। इसलिए इसको बोले क्यों? क्योंकि बोलो रिप्रेसर जो बना था ये चीजों को रोक देता था। रिप्रेसर जो प्रोटीन बना था ये स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को ऑफ कर देता था। तो फिर से बोलना, अगर इनहिबिटर ऑन है, इनहिबिटर एक्टिव है, इनहिबिटर एक्टिव होने का मतलब क्या होगा? रिप्रेसर को एक्टिव हो गया, इनहिबिटर एक्टिव हो गया, मतलब ऑनर घर में शादी कर रहा था, घर में अपनी कैटरीना की शादी की पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहा था। तो अगर इनहिबिटर एक्टिव हो गया तो रिप्रेसर भी एक्टिव हो जाएगा। रिप्रेसर एक्टिव हो गया तो ऑपरेटर इनएक्टिव हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ हो जाएगा, काम नहीं करेगा। एक बात, इस कंडीशन को स्विच ऑफ या ऑन क्या बोलेंगे? तुम लोग सबके आंसर दोगे। तुम लोग पिक्चर देखने गए, हॉल में ताला बंद था, स्विच ऑफ कंडीशन। अब आ जाओ, अगर इनहिबिटर जीन इनएक्टिव हो गया, मतलब ये कब इनएक्टिव होगा? जब यहाँ घर में शादी खत्म हो जाएगी, तो रिप्रेसर बिकम नॉन एक्टिव। इसका मतलब हुआ रिप्रेसर नॉन एक्टिव है, रिप्रेसर नॉन एक्टिव है, इसका मतलब ऑपरेटर बिकम एक्टिव। अब ऑपरेटर अपने हॉल में चला गया और ये एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद पिक्चर चलने लगी, बनने लगी। तो स्विच ऑन, स्विच ऑफ, कौन एक्टिव होगा, कौन नॉन एक्टिव होगा, ये सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो अगर बोर्ड में आ गया तो तुम्हारे लिए चुटकी हो गई। अब जरा बताओ, क्या रेगुलेशन ऑपरेंट कॉन्सेप्ट तुमको भारी लग रहा है? सब कोई क्या बोलोगे? अगर अब भी भारी लग रहा तो एक बार और वीडियो देख लो, इसको रिवाइंड करके देख लो। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। ये पिक्चर सुपर डुपर हिट लगी होगी तुमको, ये महेश सर डायरेक्टेड पिक्चर थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग महेश सर पिक्चर ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। मजा आ गया? तो चलो, अब हम लोग के पास दो छोटे छोटे टॉपिक बन गए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके बारे में थोड़ी सी बात बता दें। ये अगला टॉपिक जो होगा ना, वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, उसमें तुम्हें साइंस की और कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। कुछ डाटाज है और छोटी सी कहानी है, वो डाटा हम लोग, जैसे इसमें हम लोग अभी बोर्ड पे समझाते चले गए, इसमें हम लोग डाटा पहले ही लिख देते हैं, है ना, और एक एक करके आपको डाटा समझा देते हैं। वो डाटा आपको, कुछ डाटे हैं, डेटा जो होंगे ना, उनको याद रखना होगा। लेकिन इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक क्लास होगा तुम्हारा। इसके बाद वाले क्लास में मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन रेगुलेशन ऑफ जीन हो गया, यहीं पे लिख देते हैं ऑपरेंट कॉन्सेप्ट, यहीं पे हम लोग लिख दिए ऑपेरॉन, है ना, ये कॉन्सेप्ट लैक ऑपेरॉन, पूरा नाम लिख दो भाई, लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। ये हम लोग अभी पढ़े, है ना। और इसके बाद वाले टॉपिक में अब जो हम लोग देखेंगे वो होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसके बाद होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट लिस्ट, वो होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और वो भी तुमको इतना ही मजा आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ऐसा ही मजा आएगा जैसा तुमको अभी आया। तो हम लोग आपसे विदा लेंगे इस समय के लिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो की तैयारी